हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। हमने यहाँ पर इससे पहले संज्ञा में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संज्ञा के बारे में हमने जाना कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि ये सभी क्या है, संज्ञा है। अब छोटी क्लासेस में आप क्लास 6-7 तक आप क्या पढ़ते थे, संज्ञा के भेद पढ़ते थे। वहां पर आपने 3 भेद पढ़े थे। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा के हम 5 भेद पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से वो भेद हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका क्या, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, और यहाँ पर 5वां हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन संज्ञाओं के बारे में हम जानेंगे। अभी तक आपने जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था तो हम क्या करते थे, किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पर क्लास 8 में हम उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, देखिए किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, उसकी वाचक संज्ञा। ठीक है, किसी एक ही व्यक्ति का, किसी एक ही वस्तु का या किसी एक विशेष स्थान का जब नाम का हम बोध करते हैं तो उसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर पहले क्या है, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में जैसे यहाँ पर आप उदाहरण में देखिए, राम, मोहन, सीता, कालू आदि सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसको तो आप पहले पढ़ चुके थे। व्यक्तियों के नाम को, वस्तुओं के नाम को और किसी विशेष स्थान के नाम को आप क्या, पशु पक्षियों के नाम को क्या कहा जाता है, इसको संज्ञा कहा जाता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर व्यक्तियों के नाम को, किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, किसी विशेष स्थान के नाम को या किसी विशेष पशु पक्षी के नाम को ही आप क्या कहते थे, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको हम और डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले व्यक्तियों के नाम को, दिशाओं के नाम को, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी जो है क्या है, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। इसके अलावा देशों के नाम जब आप पढ़ते हैं, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, अन्य जो भी देश हैं, उन सभी के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय जातियां, राष्ट्रीय जाति में भारतीय, चीनी, जापानी। भारत में रहने वाले हम भारतीय, चीन में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, चीनी लोग, जापान में रहने वालों को जापानी कहा जाता है। इसके अलावा नदियों के नाम को, देखिए गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, ये सभी जो है किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है। तो किसी एक व्यक्ति, किसी एक नदी का नाम, किसी एक दिशा का नाम, ये सभी क्या हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही समूह में आते हैं। इसके अलावा समुद्रों के नाम, जितने भी समुद्र हैं आपके हैं, अरब सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अन्यत्र जो भी आपके समुद्र हैं, वो सभी आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही में ही आते हैं। इसके अलावा पर्वत के नाम, पर्वतों के नाम में अरावली, हिमालय, विंध्याचल, ऐसे ही माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। पर्वतों के बाद आपके नगरों के नाम, जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा, ये सभी आपके क्या हैं, नगर हैं। और इन नगरों के नामों को भी क्या कहा जाता है, इसको भी संज्ञा कहा जाता है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए समाचार पत्रों के नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। इसके अलावा आपका अमर उजाला हो गया। इन सभी को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंदर ये सभी आते हैं। किसी विशेष पुस्तक का नाम, रामायण हो गया, आपका मेघदूत हो गया, ठीक है, रजत रंगिणी, ये जो सभी पुस्तकें हैं, ये पुस्तक भी किसमें आ जाती हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिनों के नाम, सप्ताह के जितने भी दिन हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, सप्ताह के 7 दिनों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और महीनों के 12 महीनों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा ग्रह और नक्षत्रों के नाम, जैसे आपके पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं। आगे देखिए त्योहारों के नाम, अब जितने भी हमारे त्योहार हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा की ही कैटेगरी में। तो यहाँ पर देखिए हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को और डिटेल में पढ़ा।
अभी तक आपने बहुत कुछ गिने चुने उदाहरण ही आप लेते थे। अब हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिया है कि व्यक्तियों में जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जितनी भी आपकी दिशाएं हैं वो दिशाओं के नाम भी आपकी किसमें आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक में। देशों के नाम तो आप जानते हैं स्थान के नाम पर, ये पहले भी हमने इसको पढ़ लिया था। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय जातियां जैसे भारतीय, चीनी, जापानी, ये सभी जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ऐसे ही नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा सभी जो है किसमें आ जाते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं। दिनों के नाम और महीनों के नाम, ग्रहों नक्षत्रों के नाम, ये जो है यहाँ पर कुछ नई चीजें आपको पढ़ने को मिल रही हैं। बाकी समाचार पत्र ये भी आपको कोई नई चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिल रही हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रीय जाति, ये भी नई चीज है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिशाओं के नाम, तो ये कुछ नई चीजें यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में इंक्लूड हुए हैं, उसमें आपने समाहित किया है। तो ये चीजें आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सेकंड यहाँ पर पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा था, अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले तो देखिए जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। जातिवाचक संज्ञा, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मनुष्य, तो जितने भी मनुष्य जाति हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। पहाड़ में सभी पहाड़ जाति का बोध हो रहा है, नदी में सभी नदी जाति का बोध हो रहा है, भाई में सभी भाइयों की बात हो रही है, बहन, मामा, चाचा, बेटा, इस प्रकार के जितने भी हैं, जैसे बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, तो शिक्षक में सभी शिक्षक आ जाते हैं, कवि में सारे शिक्षक जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पुस्तक जो हो गया, लेखक हो गया, को इस सभी किसमें है, जातिवाचक संज्ञा के ही अंदर आते हैं। तो इनके भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर सभी के उदाहरण आप लिख लेंगे और इसके अलावा आदि इसमें आप उसको समझ करके चलेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। तो जब मनुष्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ मनुष्य की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पशु पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जानवरों में सारे जानवर आ जाएंगे, सारे जानवर की जाति का बोध होगा। मनुष्य में सभी मनुष्य जाति का बोध होगा। इसी प्रकार पहाड़ में सभी पहाड़ जाति का बोध होगा। वहां पर आप नदियों को नहीं कर सकते हैं समाहित, मतलब उसमें नदियों को आप नहीं ले सकते हैं। तो पहाड़ जाति में जितने भी पहाड़ हैं सभी पहाड़ जाति की यहाँ पर बोध हुआ। नदी में सभी नदियों का बोध हुआ। भाई में सभी जितने भी दुनिया के भाई हैं सभी भाइयों का यहाँ पर बोध हुआ है। इसके अलावा थर्ड है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण और दोष, धर्म और अवस्था और भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण के लिए देखिए, लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि सभी क्या हैं, सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। चौथा है समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। समूह का मतलब ग्रुप, ठीक है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर सभा हो गया, सेना हो गया, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। पांचवा है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से, यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध, जिनको आप नाप सकते हैं और तोल सकते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको दिया है सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फूल, अनाज, इस सभी इनको आप नाप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोने को आप क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, दूध को आप तोल सकते हैं, ऐसे ही आप अनाज को आप क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है। अब है यहाँ पर नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। अब देखिए ये हमने 5 संज्ञाओं के भेद पढ़े, जिसमें आपका पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जो मैंने स्टार इस प्रकार से लिखे हैं ये नई चीजें आई हैं यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में जिसमें किसी एक ही जाति या वस्तु के
किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के गुण दोष की अवस्था का हम क्या करते हैं, बोध करते हैं, वहां पर भाववाचक संज्ञा आ जाता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यहाँ पर समूह में आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपका सभा, दल, संघ हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में। अब द्रव्यवाचक जिसको आप नाप और तोल सकेंगे तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे आपका सोना चांदी, इसको आप तोल सकते हैं। इसके अलावा आप दूध हो गया, पानी हो गया, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नई चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिसमें आप भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब किन किन शब्दों को आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, तो पहले यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। तो आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा आपने ऊपर पढ़ लिया है क्या क्या होते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब इन्हीं से हम, इन शब्दों से ही हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा भी बनाएंगे। तो इससे पहले जैसे देखिए, चलिए, तो ये जातिवाचक संज्ञा है आपका क्या, बूढ़ा, ये किसी जाति का बोध कर रहा है, बूढ़ा। तो बूढ़ा से आप बुढ़ापा बनाएंगे तो ये बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी प्रकार से मित्र आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और इस मित्र को आप मित्रता में बदल देंगे तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। नौकर है तो नौकर आपका जातिवाचक संज्ञा है, और नौकरी आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस नौकर से ही ये नौकरी बनी है। ऐसे ही जवान से आपका जवानी बना है, और ये जवानी आपकी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से जो लड़का है, लड़कपन, ये आपका भाववाचक संज्ञा। दास, दासता, शत्रु, शत्रुता, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है और इससे मनुष्यता होती है। कलाकार, कलाकारी, ये आपके भाववाचक संज्ञा। बालक और बालकपन, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुए हैं। अब इसको आप जल्दी से देखिए, क्लास 8 का है ये, ठीक है ना, तो ये आपका क्लास 8 का है। आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कौन कौन से वो सर्वनाम है, जैसे सर्व हो गया तो सर्वस्व, ये भाव है, सर्वस्व, ठीक है। इसी प्रकार से निज, निजत्व, निजत्व या निजता, ठीक है। स्व, स्वतः, स्वतः, ठीक है। पराया, परायापन, अपना, अपनत्व और अपनापन। ममता या ममता भी बोल सकते हैं, मम को, या फिर ममत्व, ये जो है आपके सर्वनाम शब्द थे, और इन सर्वनाम शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है, भाववाचक संज्ञा को बनाया है। अब कुछ ऐसे विशेषण शब्द हैं जिनसे आप भाववाचक संज्ञा बनाते हो, आगे जो है ये आते भी हैं आपको पेपर में। तो देखिए, लाल क्या है, कोई विशेषता है, ठीक है। तो लाल क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम जब आप संज्ञा की जगह पर किसी शब्द को प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखती हूँ, फूल लाल है, फूल लाल है, ठीक है। तो ये जो फूल लाल है, तो इस पेन से लिख लेंगे, वहां पर शायद नहीं दिख रहा है। फूल लाल है, फूल कैसा है, फूल आपका लाल है। अब फूल आपका संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो लाल है। तो ये जो लाल शब्द है ना बेटा, ये आपका विशेषण है, ठीक है। ये संज्ञा है और ये आपकी विशेषता है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण। तो लाल यदि आपके पास दिया है, सुंदर ये भी विशेषता है, विशेषण शब्द है। तो लाल से लालिमा, ये इसका भाववाचक संज्ञा हो गया। सुंदर, सुंदर आपका क्या है, विशेषण है, सुंदरता, ये आपका भाववाचक बनाएगा। तो इन शब्दों को आप लिख लेंगे। सफेद, सफेदी, चंचल, चंचलता, ये भाववाचक संज्ञा बना। काला से कालीमा, जैसे लाल से लालिमा बना तो काला से कालीमा।
ठीक है। ऐसे ही हरा से हरियाली, चतुर से चतुरता या चतुराई, और विनम्र से विनम्रता, ये भाववाचक संज्ञा है। इन शब्दों को आप जरूर देख लीजिएगा। ऐसे ही मोटा, अब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं कि वो लड़का मोटा है, तो मोटा का मोटापा, ये भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मीठा, तो किसी, आप कह रहे हैं कि आम मीठा है, तो आम में मिठास है, तो मिठास का मतलब देखिए क्या बोलते हैं, वो बहुत मीठा बोलता है, तो ये एक भाव है, ठीक है ना, तो ये भाव है मिठास। स्वस्थ, स्वास्थ्य, तो आपका स्वास्थ्य ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही सर्द, सर्दी, तो सर्द ये आपका विशेषण है, और सर्दी आपका क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब क्रिया शब्दों से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया शब्दों से। तो क्रिया क्या होती है, काम वाले शब्द, जिन शब्दों से काम करने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। किसी भी वाक्य में जो कार्य होता है उसको क्रिया कहा जाता है। राम खेल रहा है, ठीक है, तो खेल रहा है ये क्या है, शब्द है, वो खेलना क्या हो गया है, वो आपका क्रिया हो गया है। तो किसी भी वाक्य में जो काम का बोध करता है उसको क्रिया कहा जाता है। अब क्रिया में देखिए थकना, मारना, जीतना, चुनना, ये सभी कार्य तो हैं, ठीक है। इसके अलावा सजाना, हंसना, भूलना, दौड़ना, खेलना, उड़ना, ये सभी हैं आपके क्रिया शब्द, ठीक है, जिनसे कार्य का बोध हो रहा है। अब थकना का क्या हो जाएगा, भावार्थ संज्ञा थकावट, मारना मार, जीतना जीत, चुनना चुनाव, ये सभी भावार्थ संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही सजाना ये क्रिया है, इसको आप भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो ये आपका सजावट। हंसना भाववाचक में हंसी, भूलना भूल आपका भाववाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार से दौड़ना ये आपका क्रिया है, और दौड़ क्या है, भाववाचक है। खेलना खेल, उड़ना उड़ान, ये सभी आपके किसमें आ गए हैं, भाववाचक संज्ञाओं के में बदल गए चुके हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इनको भी लिख लेंगे। चलिए जातिवाचक संज्ञा से लेके और क्रिया तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले में हमने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा को किसमें बदला, भाववाचक में, जातिवाचक को भाववाचक में। दूसरे में हमने सर्वनाम को बदला भाववाचक में, ठीक है। तीसरे में हमने क्या किया, विशेषण को भाववाचक में, और चौथे में हमने क्रिया को भाववाचक में बदला, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए ये कर लिया आपने सभी ने। अब देखिए संज्ञाओं का प्रयोग, तो वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी जो है व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो वाक्यों में क्या होते हैं, वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द, जो आप वाक्यों में संज्ञा शब्द कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप जातिवाचक के रूप में, जैसे आप तो पूरे विभीषण निकले, यहाँ जो विभीषण शब्द है, विभीषण वैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर जो विभीषण शब्द है वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसके रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से आप कलयुग के भीम हो, आप कलयुग के भीम, अब यहाँ पर भाव देखिए, आप कलयुग के भीम हो। अब आपसे मतलब यहाँ पर बहुत सारे हैं, किसी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भीम है ना, ये आपका जातिवाचक को, जाति किसी पूरी जाति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या कहा, पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले, तो ये जो आप शब्द है ये बहुत सारों के लिए यूज हो रहा है। तो ये किसी जाति के बारे में कहा गया है कि आप जो है पूरे के पूरे विभीषण है, तो ये आपका क्या हो गया है, व्यक्तिवाचक तो है, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में, देखिए पंडित जी को कौन नहीं जानता। अब जो पंडित जी हैं वो वैसे तो जातिवाचक है,
लेकिन जातिवाचक होते हुए भी यह व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि उन पंडित जी तो कौन नहीं जानता, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है वाक्य पर, तो वाक्य कैसा है। अब मैं कह रही हूँ कि पंडित जी को कौन नहीं जानता है, तो आपके जो गांव वाले पंडित जी हैं तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर पंडित जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि उनको कौन नहीं जानता। यदि हम जाति की बात करें तो पंडित शब्द जो है क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं उनके बारे में कि पंडित जी को कौन नहीं जानता है। अब इन शब्दों को ध्यान दीजिए, ये किसी पर्टिकुलर पंडित जी के लिए बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये जो पंडित जी हैं ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त इसका हो रहा है। तो यहाँ पर वाक्य को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के दो बलराम का और गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञाएं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुई है, ठीक है। तो ये था आपका संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा में हमने डिटेल से पढ़ लिया है, और इसमें अब जो है कुछ अभ्यास कार्य, कुछ यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है बहुविकल्पी में, तो पहला प्रश्न है आपका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, ये वाला। तो क्या कहा जाता है, लिंग, वचन, संज्ञा या सर्वनाम। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, इसको आप संज्ञा लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है मीठा शब्द से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मीठा से जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो कौन सा है, वो आपका मिठास है। हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि मीठा शब्द से आपका क्या बनता है, मिठास बनता है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है, संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है। विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा गया है, किसी विशिष्ट स्थान के नाम, ठीक है। तो यहाँ पर किसी विशिष्ट की जब हम बात करते हैं, किसी विशिष्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए जाति में तो विशिष्ट नहीं आता है, भाव में भी नहीं आता है, व्यक्तिवाचक में किसी विशिष्ट यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए संज्ञा शब्द है, कौन है, राम है, तुम है, मोटा है और इनमें से कोई नहीं। तो राम तो एक नाम है और नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। तुम क्या है, तुम किसके लिए यूज होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम। तो ये तो आपका सर्वनाम हो गया है, क्या है, सर्वनाम, ठीक है, ये आपका सर्वनाम। और मोटा क्या है, मोटा तो आपका विशेषण है, ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर संज्ञा पूछा है, इसमें से कोई नहीं, संज्ञा तो आपका राम है, और इसके ऑप्शन भी यहाँ पर आपको उत्तर भी दिए हैं, ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। दिशाओं के नाम डॉट डॉट वाचक संज्ञाओं में आते हैं। तो किस वाचक में आते हैं दिशाओं के नाम, हमने अभी पूरी लिस्ट आपको बताई। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के किसमें आता है, में आता है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ये तो सिंपल सा है, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जिन संज्ञा शब्द से डॉट डॉट का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किस किस का बोध हो, यहाँ पर आपके गुण हो गए, दोष हो गए, धर्म और भाव, भाव लिखेंगे आप, दोष लिखेंगे, इसी में है ये सब, ठीक है। उनको यहाँ नीचे भी इसके उत्तर दिए हैं, इसको आप डबल मत कीजिए, उत्तर इसका नीचे दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा अभी बताया था, बूढ़ा का बुढ़ापा, ठीक है ना। तो ये जो बुढ़ापा शब्द है ये इसका क्या हो जाएगा, बूढ़े का भाववाचक बनेगा, ठीक है। आगे देखिए
यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक यानी कि यहाँ पर लॉन्ग आंसर हैं वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, संज्ञा की उचित परिभाषा आपको लिखना है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। इसे संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि सभी क्या है? ये सभी आपकी संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जल्दी से नोट डाउन भी आप करते रहेंगे। इसके अलावा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण लेने हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की जो सामान्य वस्तुओं या जाति का क्या होता है? बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण में जैसे आपकी गाय, शिक्षक, छात्र, नगर, पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज आदि जो है जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसके उदाहरण दीजिए। तो बहुत सारे उदाहरण आपको बताए थे। तो व्यक्तिवाचक में जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट या व्यक्ति, स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, यमुना, रहीम, दिल्ली, जयपुर आदि सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा की आप परिभाषा लिख देंगे। ये आप सभी आप जान चुके हैं ऊपर। इसमें देखिए, इसमें विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा आपको शब्द बनाना है। तो लाल हो गया, तो लालिमा ये आपको लिखा रखा है ऊपर, ठीक है। तो इसको आप सभी को यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद, संज्ञा के भेद हैं, लिखिए। जैसे नदी हो, नदीस है, ये आपका जातिवाचक, गिरी, इन शब्दों के संज्ञा भेद आपको लिखने हैं। ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी संज्ञा पर जो बेस्ड आपकी प्रश्नावली थी वो भी हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। संज्ञा और संज्ञा के भेद, कुछ सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा को हमने भाववाचक में बदला, सर्वनाम को भाववाचक में बदला, इसके अलावा विशेषण को भी भाववाचक संज्ञा में बदला। इसके अलावा आपका जो क्या है क्रिया है, क्रिया को भी हमने भाववाचक संज्ञा में बदला है। और इसकी जितनी भी प्रश्नावली है वो हम कर चुके हैं। संज्ञा के भेद आप लिख लेंगे। ये तो आप खुद से कर सकते हैं, आप समझ गए हैं तो खुद से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो संज्ञा का चैप्टर है ये आपका यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद कल की क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूं। संज्ञा के यहाँ पर क्या है, देखिए कल की क्लास में हम इसमें जेंडर पढ़ेंगे। तो संज्ञा के 3 विकार हैं, 3 विकार हैं, जिसमें आपका पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा आपका कारक आ जाता है। तो इन सभी को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।